हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डबल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, राइट? उनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था, सिस ट्रांस आइसोमर्स। ये हम लोगों ने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, जिसमें ब्रांचिंग बहुत ही कम होती है या फिर नहीं होती है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, जो ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहला जो यहाँ पे प्रिपरेशन है बच्चों, वो क्या है? फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं एल्कीन को? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन विथ calculated amount of dihydrogen in the presence of pelletized charcoal partially deactivated with poisons like sulfur compounds और क्यूनोलिन gives alkene। देखिए हमें क्या करना है, जनरली अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या ले लूं, पैलेडाइज चारकोल ले लूं और हाइड्रोजन को ले लूं, तो वो एल्काइन से डायरेक्टली एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, एल्काइन से एल्कीन बनाना है, ठीक है। और ये जो पैलेडाइज चारकोल होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि डायरेक्ट एल्काइन से क्या कर देता है, एल्केन बना लेता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस कैटलिस्ट की शक्ति को, पावर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हम कैटलिस्ट पॉइजन यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट से क्या होता है कि जो हमारा मेन कैटलिस्ट है ना, उसकी पावर और उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। फिर इसमें बच्चे यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन, मतलब जितना हमें हाइड्रोजन चाहिए एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उतना ही हाइड्रोजन हम लेते हैं, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एल्काइन हमारा सबस्ट्रेट है, हाइड्रोजन हम उतना लेते हैं जितना एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेते हैं, पैलेडाइज चारकोल लेते हैं, और साथ में इस कैटलिस्ट को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं बाय एडिंग सल्फर के कंपाउंड्स या फिर क्यूनोलिन। क्यूनोलिन क्या होता है, ये हमारा क्यूनोलिन है। ये इस रिएक्शन के लिए पॉइजन कैटलिस्ट का काम करता है, इसकी एक्टिविटी को कम करता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, राइट। तो पैलेडाइज चारकोल पार्शियली डीएक्टिवेटेड बाय क्यूनोलिन या फिर सल्फर के कंपाउंड्स, इसको हम बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। और लिंडलर कैटलिस्ट में क्या होता है, एल्काइन से हमेशा सिस एल्कीन मिलता है, राइट। partially deactivate पैलेडाइज चारकोल is known as Lindlar catalyst. Alkene thus obtained are having cis geometry. इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, cis। और अगर हमने एल्काइन का रिडक्शन कराया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ, तो हमें मिलता है ट्रांस एल्कीन। यानी कि दो इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पैलेडाइज चारकोल लिया, partially deactivate quinolin, partially deactivated by quinolin, तो इस कैटलिस्ट को हम बोलते हैं बच्चे लिंडलर कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट। और दूसरा कैटलिस्ट होता है सोडियम लिक्विड अमोनिया। सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसको हम लोग बोलते हैं बर्च रिएजेंट। क्या बोलते हैं, बर्च रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे लिंडलर कैटलिस्ट लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमें एल्कीन मिलती है, वो मिलती है सिस एल्कीन। क्या मिलती है, सिस एल्कीन। और अगर हम बर्च रिएजेंट यूज करेंगे, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है ट्रांस एल्कीन। क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन। तो लेट सपोज यहाँ पे हमने लिया आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश या आर। अगर लिंडलर कैटलिस्ट यूज किया, लिंडलर कैटलिस्ट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। और अगर हमने बर्च रिएजेंट यूज किया, यानी कि सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो देखिए अगर हम लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सिस एल्कीन। क्या मिलता है, सिस एल्कीन, राइट। ये क्या है, सिस एल्कीन है।
और अगर बर्च रिएजेंट यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ट्रांस एल्कीन, इस तरह से दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे जैसे कि ये देखिए सिस एल्कीन और ये क्या है, ट्रांस एल्कीन, ये है इथाइन। अब यहाँ पे तो सिस ट्रांस की बात ही नहीं है, तो इथाइन से हमें मिल गया इथीन, प्रोपाइन से मिल गया प्रोपीन, ठीक है। फिल प्रोपीन does obtain show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या ये प्रोपीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी? तो आंसर है क्या, नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड CH2 बना है, एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए सिस ट्रांस के लिए, ठीक है, फाइन। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। अब यहाँ पे क्या होता है एल्काइल हैलाइड्स में, तो देखिए एक सेकेंड रुकिए। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विथ एल्कोहलिक पोटाश। अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक पोटाश के साथ करा दें, डिसॉल्व्ड इन एल्कोहल, जिसे हम एल्कोहलिक या इथेनॉल भी बोल सकते हैं, एल्कोहलिक मतलब इथेनॉल में KOH डाल दो तो एल्कोहलिक KOH बन जाता है। तो वन मॉलिक्यूल क्या रिमूव हो जाएगा, हेलोजन एसिड इन फॉर्म एल्कीन्स। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, एल्काइल हैलाइड है CH3 CH2X, दिस इज एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, एलिमिनेशन कराना। तो ये X जिस पे लगा है, जिस कार्बन पे लगा है उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन बोलेंगे, राइट। तो यहां से X निकल जाता है और बीटा वाले पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाता है, इसी को बोलते हैं हैलोजन एसिड। ये दोनों निकल गया है, बचेगा क्या, CH2 बीच में क्या लग गया, डबल बॉन्ड लग गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हेलोजन, सॉरी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब HX का निकलना, राइट। रिमूवल ऑफ हाइलोजन एसिड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन बच्चों इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है। सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, राइट, इसीलिए इसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब बीटा मतलब बताया है कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली एक ये है, क्या ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चों अगर मेरे पास एल्कोहलिक KOH लिखा है तो यानी कि ये क्या कराएगा, एलिमिनेशन जनरली E2 एलिमिनेशन कराता है, ठीक है, E2 एलिमिनेशन। अगर मेरे पास एक्वस KOH है, क्या है, एक्वस KOH है, तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये ध्यान रखना, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अगर एक्वस KOH होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर ऑफ हेलोजन एटम एंड द एल्काइल ग्रुप, मतलब हम किस टाइप का हेलोजन ले, कौन सा एल्काइल हैलाइड ले, किस टाइप का एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ये सब की बात क्यों करते हैं, रेट बताने के लिए। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व दैट हेलोजन्स द रेट इज आयोडीन, आयोडीन जहां पे लगा होता है, मतलब X की जगह अगर आयोडीन है तो उसका रेट सबसे ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। ऐसा क्यों, क्योंकि C और I की ओवरलैपिंग पुअर होती है, बॉन्ड वीक होता है, जल्दी टूट जाता है, क्योंकि कार्बन का 2p और आयोडीन का 5p ओवरलैपिंग होती है। एक स्मॉल ऑर्बिटल और एक बिग ऑर्बिटल, उन दोनों की ओवरलैपिंग उतनी कुछ खास होती नहीं है, इसलिए C और I का बॉन्ड वीक होता है, राइट, C और I का बॉन्ड वीक होता है,
राइट, जिसकी वजह से बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, क्योंकि जब तक ये टूटेगा नहीं ये बनेगा कैसे, हमारा एल्कीन कैसे बनेगा। तो कार्बन और एक्स का बॉन्ड क्या होना चाहिए, वीक, तो Ci का बॉन्ड सबसे वीक है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर में आया है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, राइट। वाइल फॉर एल्काइल ग्रुप की बात करूं, अगर मेरे पास टर्शरी एल्काइल ग्रुप है तो सबसे ज्यादा उसका रिएक्शन फास्ट होगा, देन सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। बात समझ में आई। तो दो चीज हमें यहाँ पे पता चली, पहला आयोडीन की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन और फिर क्लोरीन। एल्काइल हैलाइड की मैं बात करूं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, राइट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों यहाँ पे फ्रॉम विजिनल डाईहैलाइड्स। विजिनल डाईहैलाइड, विजिनल का मतलब क्या होता है, एल्काइलीन डाईहैलाइड्स, मतलब एडजेसेंट दो कार्बन बगल बगल पोजीशन पे है और उसी में क्या लगा है, दो सेम हैलोजन ग्रुप। डाईहैलाइड इन विच टू हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम आर नोन एज विजिनल डाईहैलाइड, मतलब बगल बगल कार्बन में हैलोजन्स लगे होते हैं उसे विजिनल डाईहैलाइड्स कहते हैं। याद रखना हैलाइड सेम होने चाहिए। विजिनल डाईहैलाइड्स सेम होने चाहिए, मतलब विजिनल वर्ड सेम हैलोजन के लिए आता है। विजिनल डाईहैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ जिंक मेटल, अगर मैं विजिनल डाईहैलाइड का ट्रीटमेंट किसके साथ करा दूं, जिंक मेटल के साथ करा दूं, तो यहाँ पे क्या होता है, ZnH2 निकल जाता है। इधर से ZnH2 क्यों निकला, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 होती है, तो ये बॉन्ड ZnBr2 ZnH2 टाइप का बॉन्ड बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, राइट। तो इधर से Br निकल गया हमारा, है ना। एक सेकेंड, कौन सा कलर लेते हैं, ये वाला, ओके। यहाँ पे देखिए ये Br और ये Zn निकल गया ZnBr2 के फॉर्म में, और बच क्या गया हमारे पास एल्कीन, ठीक है। इसी तरह देखिए CH3 CH Br CH2 Br Zn, और ये बन गया ये। एक बार हम इसको करके देख लेते हैं, तो लेट्स सी कैसे हुआ ये। यहाँ पे कौन सा कलर ले, ये वाला कलर ले, ये वाला अच्छा लग रहा है ना। ओके मैम क्या कलर कर रही हैं, CH2 यहाँ पे मैंने लगा दिया Br और यहाँ पे लगा दिया Br, राइट। और इसका रिएक्शन मैंने Zn के साथ करा दिया, होगा क्या, ये Zn और ये Br2 निकल जाएगा और ये दोनों क्या बन जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, राइट। दूसरा रिएक्शन उसमें गिवन है कि अगर मैंने ले लिया CH3 फिर CH2 और यहाँ पे मैंने लगा लिया Br और यहाँ पे जिंक के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तब यहाँ पे होगा बच्चों कि ये ZnBr2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2 बन जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। फ्रॉम एल्कोहल्स बाई एसिडिक डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक डिहाइड्रेशन दिया, एसिडिक मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। You have read during nomenclature of different homologous series in unit 12 that alcohols are the hydroxy derivatives of alkane. Alcohols are the hydroxy derivatives of alkane. क्या होते हैं ये, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं एल्कीन के, राइट। मतलब एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दो तो एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो R OH से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर R इज एल्काइल ग्रुप, और इसका जनरल फॉर्मूला दिया एल्काइल का CnH2n+1। जनरली एल्केन CnH2n+2 होता है, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो CnH2n+1 हो जाएगा और इसी से OH लाके चिपका दो बस। एल्कोहल्स ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कोहल्स को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म एल्कीन्स विद द एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। भाई नाम ही है डिहाइड्रेशन, एसिड लेना है क्योंकि ये क्या है, एसिडिक डिहाइड्रेशन है। सिंस a water molecule is eliminated from the alcohol molecule in the presence of acid,
सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। वही बात है जो मैंने बताया, क्या बताया कि एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसीलिए इसे हम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स बोलते हैं। इससे भी हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं क्योंकि यहां से भी जो हाइड्रोजन होता है वो बीटा कार्बन से निकलता है। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल, क्या है CH3 CH2 और OH। यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और हीट कर दिया और क्या बन गया, एल्कीन बन गया और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुई है। एक बार मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दिया जाए इसका, तो चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसका मैकेनिज्म। क्या है मैकेनिज्म में बच्चों, मैकेनिज्म में है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब देख यहाँ पे कौन सा कलर यूज करें, ग्रीन। ओके, हमारे पास है सिंपल सा इथाइल एल्कोहल CH3 CH2OH, राइट। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट, हमें क्या मिल गया, जितने कार्बन का एल्कोहल उतने ही कार्बन का एल्कीन मिल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, राइट। तो बात आती है इसका मैकेनिज्म, ये बना कैसे, राइट। तो मैं बताती हूँ ये बना कैसे। देखिए मैकेनिज्म में सबसे पहले होता है बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो H2SO4 है इसमें कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं H+ और HSO4- आयन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, CH3 CH2OH और यहाँ पे ये जो H+ है ये H+ है, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे H+। भाई लोन पेयर मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और H+ लेना चाहता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो लेगा। तो होता क्या है, ये लोन पेयर इस H+ पे अटैक करता है जिसके वजह से यहाँ पे आ जाता है CH3 CH2 और OH पहले से था, एक और H आके चिपक गया क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ पे प्लस चार्ज। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर करता है तो सोडियम पे प्लस चार्ज आता है, वैसे ही OH ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो O पे प्लस चार्ज, राइट। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, बिल्कुल अनस्टेबल, और प्लस मतलब कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता रहता है और फाइनली यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे क्या बन गया, CH3 CH2 प्लस, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है जिसपे O लगा था ये अल्फा कार्बन, ये हमारा क्या है, बीटा कार्बन है, राइट। तो यहाँ पे CH2 CH3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2H और ये क्या है CH2+, राइट। अब यहाँ पे जो एसिड है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है और कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होती है, राइट। तो हुआ क्या, ये जो HSO4- था ये इस H पे अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और फाइनली हमें मिल गया एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H2SO4 एज सच निकल। ठीक है, तो ये है हमारा मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने सीखा कि ये बना कैसे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एल्कीन्स एज अ क्लास रिसेंबल एल्केन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज थे कि पहले 1 से 4 तक क्या होंगे, 4 कार्बन तक गैस, फिर 18 कार्बन तक लिक्विड और उसके बाद सॉलिड, ऐसा यहाँ पे भी होता है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो एल्केन से रिसेंबल सिमिलैरिटी नहीं दिखाता, वो क्या है, आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमर एल्केन दिखाता है, एल्केन नहीं। पोलर नेचर, थोड़ा सा ज्यादा पोलर होता है, क्यों, क्योंकि एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
इन एल्कीन परसेंट एस कैरेक्टर इज ग्रेटर देन द एल्कीन, राइट। तो क्योंकि इसमें परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा पोलर होता है इन कंपैरिजन टू एल्कीन, राइट। तो पोलैरिटी में क्या है डिफरेंस, अगर यहाँ पे सिस ट्रांस है तो वहां पे पोलर नेचर आ जाएगा, सिस थोड़ा ज्यादा पोलर है, ट्रांस अगर सिमिलर ग्रुप है ट्रांस में, सिमिलर ग्रुप जैसे यहाँ पे मैंने बनाया CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 सिमिलर ग्रुप है, तो यहां से इधर गया डाइपोल मोमेंट, एक इधर से गया, ऑपोजिट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आ गया C। लेकिन अगर मैं सिस की बात करूं CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता, इनका जो डाइपोल मोमेंट आता है 0.3 डी बाय आता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है पोलर नेचर का। ओके तो इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट थ्री मेंबर आर गैसेस, फर्स्ट थ्री मतलब स्टार्ट ही एल्कीन से इथीन से होता है ना, तो ओवरऑल इथीन प्रोपीन ब्यूटीन तक गैशियस फॉर्म में होता है। द नेक्स्ट 14 का मतलब क्या है कि 17-18 कार्बन तक लिक्विड होता है, और उससे ज्यादा के जो एल्कीन्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। इथीन इज अ कलरलेस गैस, इथीन जो होता है उनका कलरलेस होता है, लेकिन फेंट स्वीट स्मेल होती है, राइट। इथीन में थोड़ी सी, इथीन तो थोड़ा सा गद्दारी दिखाता है अपने ग्रुप से, क्योंकि इथीन कलरलेस गैस है ठीक है, लेकिन इनकी स्मेल स्वीट होती है, जबकि जितने भी एल्कीन्स होते हैं वो कलरलेस और क्या होते हैं, ओडरलेस होते हैं, राइट। इनसॉल्यूबल इन वाटर, भाई नॉन पोलर, ओवरऑल तो इनकी पोलैरिटी बहुत कम होती है, इसलिए नॉन पोलर है। नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व नॉन पोलर, राइट, लाइक डिजोल्व लाइक। वाटर पोलर है, एल्कीन ओवरऑल नॉन पोलर होता है, तो भाई कैसे घुल सकता है ये, राइट। बट फेयरली सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन पेट्रोलियम ईथर, ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, लेकिन बेंजीन पेट्रोलियम और ईथर में पोलर होता है। दे शो अ रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है CH2 यूनिट से, वैसे वैसे इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती रहती है ना। इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट बाई 20 से 30 केल्विन, मतलब इथीन से प्रोपीन में गया 20-30 केल्विन बढ़ गया, प्रोपीन से ब्यूटीन में गया, पेंटीन में गया, हेक्सीन में गया, तो 20 से 30 केल्विन टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ता रहता है। जैसे एल्केन में स्ट्रेट चेन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती थी वो ज्यादा होती थी, वैसे एल्कीन में भी जो स्ट्रेट चेन होती है उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, और ब्रांच चेन की बॉइलिंग पॉइंट कम होती जाती है, राइट। तो ये था हमारा प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, जरूर देखिएगा आप लोग मेरा लेक्चर। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। सो आपको कैसा लेक्चर लगा आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।